चुनाव के पहले ये निश्चित है आपका। मैंने बता दिया जाए कंडीशन एपीओ की, पहले एपीओ ही आने वाली थी भाई वैकेंसी, लेकिन जो राज्य सरकार ने विज्ञापन भेजा था आयोग को, उसमें कुछ मैंने टेक्निकल फॉल्ट था। तो आयोग ने उन टेक्निकल फॉल्टों पर जवाब मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से। इस मामले में क्या किया जाए, क्योंकि आपने जो वैकेंसी भेजी है उसमें यहाँ यहाँ लीगल त्रुटि है। तो अब सरकार से जवाब आ जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आ जाएगी एपीओ की। और ये की वैकेंसी आपका आयोग को मैंने सूचना मिल गई है कि आप तैयार रहिए, अब हम वैकेंसी भेज रहे हैं हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट चाह रहा है कि आयोग जल्दी से जल्दी परीक्षा कराए, लेकिन एक मान कर चलिए कि फरवरी लास्ट तक जे का प्री हो जाएगा। यानी कि कम से कम 2 माह, 1 माह तो फार्म भरवाएगा आयोग, निकालेगा। तो भाई अच्छा यही रहेगा कि 15 जनवरी तक निकले वैकेंसी, ताकि इधर जे का जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं सुबह, आपका कुछ निपट जाए। तो भाई आपका निपटा रहेगा तो आसानी रहेगी, क्योंकि स्पीडी बैच भी लास्ट में चलाकर आपका 6 6 दिन में भी जो प्री देना चाहते हैं उसको निपटाया जा सकता है। लेकिन एक बार भाई पढ़ाया गया रहेगा तभी तो, जैसे उत्तराखंड में चला। तो आइए सीआरपीसी देखा जाए भाई। जो सीआरपीसी में हमें पढ़ाना है 2C तक हमने पढ़ाया था, फिर एक बार हम दोहरा देते हैं क्योंकि सेक्शन भी पूछा जाता है। आपका जो 2A है उसमें आपका बेलेबुल और नॉन बेलेबुल ऑफेंस परिभाषित थे, यानी कि जमानती और अजमानती या गैर जमानती। ये आपका पूरी तरह बता दिया गया। अंतर भी 2B में आरोप परिभाषित हैं, चार्ज या दोषारोपण, ये आपका बता दिया गया है पूरी तरह। 2C में कांग्निजेबल ऑफेंस और कांग्निजेबल मैटर, यानी कि संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला परिभाषित है, ये पूरी तरह बताया गया। 2L बताया गया है इसके पहले, संज्ञेय असंज्ञेय मामला या असंज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कांग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कांग्निजेबल मैटर, और दोनों में कम से कम 10 अंतर मैं लास्ट में बताया था। इसको लिखवाना है तो लिखवा जाएगा शुक्रवार शनिवार को। इधर 3 4 दिन आपका भाई लेक्चर चलेगा। सेक्शन 2 में भाई समय लगता है पढ़ाने में, इसके बाद जब सेक्शन 3 से शुरू किया जाएगा तो कम समय लगेगा। यानी कि कम से कम 1 हफ्ता आपका मैं बता दूं, 1 हफ्ता से अधिक ही सेक्शन 2 में लग जाता है, क्योंकि उसको कोरिलेट करके ही पढ़ाना है, केवल परिभाषा तो पढ़ानी नहीं है, आपका उसको कोरिलेट भी करना है। तो आइए 2D देखा जाए। 2D हमें पढ़ना है। 2D में जो परिभाषित किया गया है वह कंप्लेंट को किया गया है। कंप्लेंट का मतलब परिवाद। परिवाद को जो दूसरी भाषा में कहा जाता है इस्तिगासा भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपका इस्तिगासा भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में कंप्लेंट, हिंदी में परिवाद और उर्दू में इस्तिगासा। तो कई लोग पूछते हैं कि इस्तिगासा किस धारा में परिभाषित है, तो 2D में। अब देखिए आपका पहले कॉन्सेप्ट बनाइए और तब परिवाद की एक एक छोटी छोटी बातें। लेकिन जो आपको पढ़ना है आपका 4 5 जगह से कोरिलेट करके भी पढ़ना है। और कहाँ से, बिहार में जो एपीओ मेंस में टेक्निकल 1 2 समस्या भी इसमें आ रही है। इंटरव्यू में भी आपका 1 2 समस्या पूछा जा रहा है, उन समस्याओं पर भी गौर करना है। यानी कि जो वर्तमान में समस्यात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत करते हैं। किसी अपराध के मामले में, यानी कि जब कोई अपराध होता है तो दंड विधि को, यानी कि अभियुक्त के खिलाफ जो एक्शन है या कार्यवाही है उसको 2 प्रकार से गति दी जा सकती है।
यानी कि दो प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि किसी अपराध के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के सीआरपीसी में दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उस अपराध की सूचना देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, और किसको देंगे? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, यानी कि एसएचओ को, यानी कि थानेदार साहब को। और दूसरा तरीका यह है कि उस अपराध के बारे में कंप्लेंट या परिवाद किया जा सकता है। और जब परिवाद किया जा सकता है, और परिवाद कहाँ करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास। तो फिर एक बार समझिए कि किसी भी मामले में जो सीआरपीसी को गति दी जा सकती है, किसी अपराध के मामले में, वह दो तरीके हैं। दोनों में से आप कोई भी अपना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। या तो उस अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दीजिए, या आपके पास विकल्प मौजूद है कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहां क्या करिए? कंप्लेंट या परिवाद। याद रखिएगा ये दो तरीके। अब दोनों तरीकों को हल्का हल्का यहाँ विस्तृत करना है कि अगर अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, यानी कि दरोगा जी या थानेदार को, तब आपका जो नियम लागू होगा वह सीआरपीसी के अध्याय 12 का नियम लागू होगा। और जो सेक्शन लागू होंगे 154 से लेकर 176। यानी कि अगर उस अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, तब कार्यवाही जो होगी वह अध्याय 12 के तहत होगी सीआरपीसी के। और किस धारा से किस धारा में दी गई? 154 से लेकर 176। यानी कि पुलिस को इत्तिला का दिया जाना और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति इस अध्याय में दी गई है। अब बिहार में जो पूछा, इस आपका अध्याय भी आजकल पूछा जा रहा है, सतर्क रहना है। अब हमने अपराधों को आपका गंभीरता के आधार पर दो भागों में बांटा था। अभी आपका बताया गया पिछले लेक्चर में शुक्रवार को। पहला बताया गया कांग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कांग्निजेबल, यानी कि पहला संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय। संज्ञेय का शाब्दिक अर्थ हमने बताया था गंभीर अपराध, और असंज्ञेय का क्या बताया था? साधारण। तो अगर सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है और थानेदार को आप दे रहे हैं, तो यह सूचना किस धारा में देंगे? 154। और ये जो सूचना दर्ज होगी उसको शॉर्टकट में एफआईआर कहते हैं। और अगर सूचना असंज्ञेय अपराध से संबंधित है तो किस धारा के तहत दी जाएगी? 155। और ये जो सूचना दर्ज होगी असंज्ञेय मामलों या अपराधों में, इसको एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन कहा जाएगा। जब सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस रिपोर्ट दर्ज की एफआईआर, पुलिस एक साक्ष्य एकत्र करेगी और जब सब कुछ विवेचना करेगी, विवेचना करने के बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी और तब मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, आगे न्यायिक कार्यवाही करेंगे। दूसरा तरीका एक और है कि अभियुक्त के खिलाफ आप क्या करिए? पुलिस को सूचना चाहे दीजिए न दीजिए, एक और उपाय है, और वह उपाय यह है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करिए? परिवाद करिए, इस्तिगासा करिए। अब इस्तिगासा करेंगे तो इसके लिए कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से कोरिलेट करना है, पहले वो देख लिया जाए और तब इसको शुरू किया जाए। देखिए, आपका जब भी आप परिवाद पढ़िएगा तो मैं थोड़ा डिटेल में देखिए। एक तो 2D पढ़िएगा। कौन सी धारा? 2D।
इसके बाद आपका 2R पढ़ना है, याद रखिएगा कौन सी धारा, 2R। इसके बाद 173 का खंड आपका 2, यानी कि 173 का क्लास 2 हम बताएंगे। इसके बाद आपका धारा 200 से लेकर 203 तक हम बताएंगे सीआरपीसी का, यानी कि सेक्शन 200 से लेकर कहाँ तक, 203। इसके बाद आपका मुख्य रूप से 195 भी पढ़ना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक दो बना है, यानी कि 195। आइए देखा जाए आपका जो कंप्लेंट की परिभाषा है, पहले उस परिभाषा देखिए आपका भाई, जो परिवाद सदैव याद रखिए आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट से ये मांग की जाती है कि आप इस अपराध के बारे में कार्यवाही करिए। तो आपका सबसे पहले जो आपको पढ़ना रहता है वह परिवाद की जो परिभाषा है बेयरेट की, वह देखिए कैसे तोड़ी जाती है, और एक एक सेक्शनों को आप कैसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे, और फिर आपका क्वेश्चन कैसे बना है। तो एक एक भाई देखिए, और टेक्निकल क्वेश्चन जो इस बार यूपीजे में आया था, फिर अन्य जगहों पर आता है, इसी शब्दों में समाहित हैं। देखिए हम शब्दों को तोड़ रहे हैं भाई। बेयरेक्ट, बेयरेक्ट दे दीजिए तो एक बार बस। देखिए आपका बेयरेक्ट हम एक बार पढ़ रहे हैं। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से, यानी कि इसका मतलब कि परिवाद जो किया जाएगा कहाँ किया जाएगा, थाने में किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट से। तो पहला क्या आया, मजिस्ट्रेट, इसको हम बताएंगे। मजिस्ट्रेट मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट, हम समझाते हैं, पहले शब्दों को तोड़ लिया जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से, इसका मतलब ये हुआ कि परिवाद अगर किया जाता है तो मजिस्ट्रेट से कार्यवाही किए जाने की क्या की गई है, मांग, डिमांड की गई है कि मजिस्ट्रेट साहब क्या करें, कार्यवाही। देखिए अगला शब्द भाई, मौखिक या लिखित रूप से उसमें किया गया यह कथन अभिप्रेत है, यानी कि परिवाद आपका कैसे किया जा सकता है यह भी पूछा जाता है, मौखिक किया जा सकता है कि लिखित की, दोनों, दोनों। हाँ, आपका किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, यानी कि ये कहा जाता है परिवाद में कि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध है, अपराध किया है, चाहे अपराध करने वाला व्यक्ति आपका क्या हो, ज्ञात हो या क्या हो, तो क्या अज्ञात, यानी कि क्या परिवाद में अभियुक्त के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है कि नहीं है। भाई जब अज्ञात लिख दिया गया कि है कि नहीं, अभी हम टेक्निकल पर आएंगे जो यूपीजे में आपका पूछा जा रहा है। अगला देखिए शब्द, पहले बेरेक्ट हो जाए तब, चाहे वह ज्ञात या अज्ञात हो, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, यानी कि एक अपवाद हो गया कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है वह क्या परिवाद मानी जाएगी कि नहीं। तो आपका निचली लाइन क्या कहती है, नहीं मानी जाएगी। अब ये पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद मानी जाएगी, यही बिहार में लगातार पूछा जा रहा है, और इसको हम लास्ट में बताएंगे। ये जो एक्सप्लेशन होगा, यानी कि धारा 2D का स्पष्टीकरण होगा, ये सभी बातों को क्लियर कर देगा लास्ट में। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है ये बताते हुए, और आपको एक्सप्लेशन हम बताएंगे। तो अब ध्यान से, यानी कि अभी ये छोड़ दीजिए, पुलिस रिपोर्ट वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको एकदम लास्ट में पढ़ना है, पहले नहीं। आइए, यानी कि पहला शब्द ये आया कि जो भी कंप्लेंट किया जाएगा वह उसमें आपका
थाने पर नहीं किया जाएगा, बल्कि परिवाद कहाँ किया जाएगा? मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक जुडिशियल और एक एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक न्यायिक और एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 3, अब तुरंत 3 कवर करना है, आपका पूछा भी गया था कि सेक्शन 3 ये बताता है कि अगर कहीं भी शब्द केवल मजिस्ट्रेट आए, बिहार में अब उत्तराखंड में एक क्वेश्चन आया भी था, कौन किसके बराबर, तो जैसे ही सेक्शन हम 3 बताएंगे, सभी मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश को बताते हुए और कौन किसके बराबर है, यही नहीं कौन कितना दंड दे सकता है, किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हम एक दिन पूरा ये बताएंगे, तब आपका आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कब? जब सेक्शन 2 की सारी परिभाषाएं क्या हो जाए, समाप्त, क्योंकि 3 आएगा तब वो आएगा। फिर एक बार देखिए, यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? तो मजिस्ट्रेट का मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं, बल्कि कौन से मजिस्ट्रेट? न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। जब सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, निर्देशों का अर्थ लगाना, तो स्पष्ट लिखा है कि जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट केवल शब्द आएगा, इसका मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट माना जाएगा? बताइए तो। न्यायिक की कार्यपालक की दोनों? केवल न्यायिक। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी बेयर एक्ट में किसी धारा में लिखना है, तो स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट के आगे क्या लिखा रहेगा? कार्यपालक। नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ सामान्यतः कि कौन सा मजिस्ट्रेट? न्यायिक। तो परिवाद किसके समक्ष किया जाता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार्यपालक। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ किया जाता है, तो अगला आपका देखा जाए कि परिवाद किस न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ किया जाता है, तो जो मजिस्ट्रेट उस परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए या उस परिवाद पर अपराध से अवगत होने के लिए सशक्त है, यानी कि कानून द्वारा प्राधिकृत है। अब इसको आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा भाई, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा परिवाद। तो जो मजिस्ट्रेट सशक्त है उसी के यहाँ किया जाएगा। अब परिवाद कौन कर सकता है? तो सामान्य नियम यह है कि परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। याद रखिएगा, परिवाद पूछा जाए कौन कर सकता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर एक से अधिक लोग कंप्लेंट या परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ करते हैं, तो उसे सामूहिक परिवाद कहा जाता है। लेकिन अब लेकिन लग गया तो मान कर चलिए कि कुछ न कुछ समस्या आ गई, और इसी लेकिन से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। अब ये पहला लेकिन, ये फिर एक बार उदाहरण बता दें भाई, लेकिन पर सुबह भी बताया गया, तो भाई शाम को भी बेईमानी न किया जाए। आपका फिर उदाहरण बताया जाए 1 मिनट अलग जाकर 2 मिनट, और तब आपका लेकिन पर आगे हम बढ़ाएंगे। सुबह हम उदाहरण बताए थे। देखिए गांव में एक बाबा थे, अब अन्य बाबा ना समझ लीजिएगा मैंने भक्ति वाला बाबा ना समझ लीजिएगा, वो तो और खतरनाक है। एक एक बाबा थे, और बाबा का विवाह नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये ठाना था कि हम तो डूबेंगे, पूरे गांव को लेकर डूबेंगे, यानी कि हम तो अविवाहित हैं ही, और गांव में किसी का विवाह नहीं होने देंगे। तो जहां विवाह तय होता था, जाकर विवाह को काट देते थे, यानी कि लड़की वालों को या भरमा देते थे। तो आपका ये हुआ कि कैसे इनसे निपटा जाए। तो गांव वालों ने चंदा एकत्रित किया, और हुआ कि भाई एक चालाक आदमी था, हुआ कि हमारा तो विवाह बाबा काट ही नहीं सकते, रुकिए दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाया, और हुआ कि बाबा को टूर पर भेजा जाए, जहाँ, हाँ, तो चंदा उंदा एकत्र किया गया और बाबा को टूर पर भेजा गया। तब तक वह आदमी विवाह अपना, मैंने कह सकते हैं कि इधर विवाह की तारीख हो गई। हुआ कि बाबा भी 10 दिन बाद आएंगे, तो 5वें दिन क्या कर लिया जाए? विवाह। तो भाई मन लग नहीं रहा था बाबा का,
टूर बीच में ही छोड़कर आ गए और ये लोग समझ रहे थे कि अब बाबा आएंगे नहीं, निसंकोच होकर क्या रचाया जाए विवाह। तब तक बाबा प्रकट हो गए। जैसे बाबा अचानक प्रकट हो जाते हैं, जिन प्रकट हो तो प्रकट हो जाता है बोतल से निकलकर, तो बाबा बीच में ही टूर छोड़कर आ गए। अब भाई दूल्हा तो एकदम सकपका गया कि अब क्या हो। तो भाई तो दूल्हा के घर वालों ने कहा, भाई घर वालों ने ये कहा कि चलो एक उपाय करते हैं, बाबा का पैर ही छान लो, यानी कि बाबा का पैर पकड़ लो और आशीर्वाद देंगे तब तुम्हारा विवाह क्या होगा। और बाबा तो बौखलाए थे कि हम तो डूबे हैं, पूरे गांव को क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो जैसे ही, अब देखिए जयमाल हो गया था लेकिन 7 फेरे नहीं हुए थे। तो जैसे ही लड़का बाबा का पैर छाना यानी कि पकड़ा, बाबा ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो और जो 2-2 दिन पर तुम्हें मिर्गी आती हैं विवाह के बाद ठीक हो जाए। और लड़की वाले वहीं बैठे थे तो लड़की वाले जान लिया कि ये तो मिर्गिया हुआ लड़का है। और विवाह अंत में बाबा ने क्या कर दिया, काट के ही दम लिया। तो यानी कि हम तो डूबे हैं, तुम पूरे गांव को क्या करेंगे। तो ऐसे बाबाओं से भी भाई सावधान रहना है। ये हर एक गांव में ऐसे बाबा पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, लेकिन लग गया तो फिर एक समस्या आ गई भाई। देखिए आपका जब लेकिन लग जाता है यानी कि उसका एक्सेप्शन है। देखिए फिर हम बता रहे हैं, यही आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया था। सामान्यतः परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां की केवल और केवल विक्टिम या आहत, अभी हम बताए थे, या पीड़ित द्वारा ही परिवाद किया जाएगा। यानी कि कुछ मामलों में पूरा समाज मजिस्ट्रेट के पास परिवाद नहीं कर सकता, कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिनका वर्णन 195, 100 आपका कह सकते हैं 99, 198 इत्यादि सीआरपीसी की धाराओं में दिया गया है। तो कम से कम 3 धाराएं पढ़नी पड़ेंगी अपवाद के लिए, 195, 198 और 199। 3 धाराएं हम बता रहे हैं कैक लाइन। यही क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना था कि क्या पुलिस अधिकारी भी परिवाद कर सकता है। तो सामान्यतः नहीं करता, लेकिन जब मामला 195 में आ जाए तो वह भी परिवाद कर सकता है। तो आखिर सीआरपीसी की धारा 195 में है क्या। तो अगर पुलिस ने वैध आदेश किसी को दिया और वह व्यक्ति उन वैध आदेशों का पालन नहीं किया, तो ऐसे मामले में अभियुक्त के खिलाफ, यानी कि जो आदेश का पालन नहीं किया है, कौन परिवाद करेगी, पुलिस। ये अपवाद है। दूसरा, क्या न्यायालय भी परिवाद करता है। एक अजीब स्थिति है कि क्या कोर्ट भी परिवाद करता है। तो आपका जवाब रहेगा न्यायालय भी 195 में दी गई दशा में कंप्लेंट करता है। तो कौन सी दशा है, वहीं एक लाइन याद रखना है। यदि किसी न्यायालय में फाल्स एविडेंस दिया गया, मिथ्या साक्ष्य दिया गया, तो जिस न्यायालय में गलत साक्ष्य या झूठा साक्ष्य दिया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय द्वारा स्वयं परिवाद किया जाएगा। यानी कि व्यक्ति द्वारा नहीं, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा। तो अपवादिक दशा में न्यायालय द्वारा या पुलिस द्वारा भी परिवाद किया जा सकता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। इस मामले में हम आप नहीं कर सकते। कौन सी धारा, 195। अब 198 दो लाइन समझिए। विवाह से संबंधित अपराधों के मामले में जो पीड़ित होता है वही परिवाद कर सकता है, समाज का कोई व्यक्ति नहीं। एक उदाहरण बाइगेमी का, आपका एक उदाहरण जार कर्म का एक उदाहरण देखा जाए, आपका आईपीसी की धारा 498 का देखा जाए, सही रहेगा, पिछली बार यूपीजे में आई भी था।
किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से भगा ले जाना या फुसला ले जाना किस धारा में दंडनीय है? 498। ऐसी दशा में पीड़ित कौन होगा? तो क्या पूरा समाज की पत्नी भग गई है कि आपका कि पूरा समाज परिवाद करेगा? नहीं, केवल कौन परिवाद करेगा? पति। तो कौन पीड़ित? सब नहीं करेंगे, यानी कि हम दायरा लिमिट कर रहे हैं, कौन करेगा? केवल पति। 199 में डिफमेशन यानी कि मानहानि के मामलों में भी पूरा समाज नहीं कर सकता। जिसकी मानहानि हुई है सामान्यतः वही व्यक्ति ही क्या कर सकता है? परिवार। यानी कि नियम ये निकला कि सामान्यतः परिवार समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं जहाँ की केवल और केवल आहत या पीड़ित या विक्टिम, पुलिस एक्ट में बताया गया था विक्टिम, सीआरपीसी की किस धारा में हमने बताया परिभाषित है? 2WA में वही केवल परिवाद कर सकता है। अब आगे बढ़ा जाए। परिवाद जब किया जाता है तो मजिस्ट्रेट से क्या की जाती है? कार्यवाही की मांग। यानी कि मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है कि मजिस्ट्रेट साहब न्यायिक कार्यवाही करिए। तो परिवाद के मामले में मजिस्ट्रेट साहब कार्यवाही करने के लिए क्या होते हैं? बात यानी कुछ न कुछ आगे कार्यवाही करेंगे, भले बाद में परिवाद को खारिज कर दें। ये नहीं कि परिवाद रख कर शांत बैठ जाए, कुछ न कुछ कार्यवाही करना होगा, क्योंकि परिवाद पर कार्यवाही की डिमांड की गई है तो मजिस्ट्रेट बाउंड है कि कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ाए। अगला देखिए, परिवाद जो किया जाता है या तो वह ओरल या मौखिक हो सकता है, यानी कि मुख से बोलकर भी किया जा सकता है, या रिटेन में हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, परिवाद किया जा सकता है लिखित में, मौखिक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। लेकिन फिर मैं बता दूं, कुछ ऐसे परिवाद हैं जो केवल और केवल लिखित में करने होंगे, मौखिक नहीं। जैसे 195 हुआ, 199 हुआ इत्यादि जो सेक्शन हम बताएंगे आगे, उसमें जो आप कंप्लेंट करेंगे वहां मौखिक काम नहीं करेगा, केवल क्या? लिखित। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये देखिए भाई, यही आपका यूपीजे में पिछली बार पूछा गया था और यही लोग गलत करके आए थे। परिवाद जो किया जाएगा वह किस बारे में किया जाएगा? ऑफेंस या अपराध के बारे में। अब आइए सतर्क होकर यहाँ समझिएगा, यही गलती लोग नए लोग करते हैं और गलत पिछली बार भी जे में 2018 में किए थे, ये गलती आप अब सुधार लीजिए। अपराध के बारे में परिवाद किया जाएगा तो अपराध हमने अभी दो प्रकार का बताया, एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। तो यहाँ अपराध का मतलब क्या हुआ? संज्ञेय की असंज्ञेय की दोनों। तो क्या कहीं स्पष्ट लिखा है कि संज्ञेय की असंज्ञेय? नहीं लिखा है तो अपराध का मतलब क्या माना जाएगा? दोनों। तो परिवाद, अब यूपीजे का क्वेश्चन, परिवाद किस अपराध में किया जाता है? संज्ञेय, असंज्ञेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्कर अब आएंगे? दोनों, क्योंकि यहाँ शब्द क्या लिखा है बैरक में? अपराध, और अपराध का मतलब क्या हुआ? संज्ञेय भी और असंज्ञेय। भाई इस बार बना था यूपीजे में। अगला ये, जब परिवाद किया जाता है तो जिसने अपराध किया है उसका नाम लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता, यानी कि अभियुक्त ज्ञात भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अज्ञात। ये आपका परिवाद की परिभाषा बताई गई। अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ा जाए। जब परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है तो अब परिवाद पर मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही करते हैं? डिटेल में नहीं देखना, बस दो दो लाइन अभी समझना है, क्योंकि ये परिभाषा से कोरिलेट करके चल रहा है। डिटेल में चलेगा तो फिर परिवाद बताना पड़ेगा। तो इसके लिए तीन धाराएं याद रखिए। धारा 200
धारा 201, 202 और 203, ये जो आपका चार धाराएं हैं, कम से कम इतनी धाराएं एक एक लाइन याद रखिए। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया तो मजिस्ट्रेट आपका परिवादी की परीक्षा करेंगे, यानी कि जिसने परिवाद किया है उससे पूछताछ करेंगे। उसके पास अगर कोई विटनेस या गवाह या साक्षी है तो उससे भी पूछताछ हो गई। तो कौन सी धारा में आपका परिवादी और गवाहों की परीक्षा हो गई? 200। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो परिवाद किया गया है ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, मेरे जुरिडिक्शन में ही नहीं है, तो परिवाद को वापस कर दें मजिस्ट्रेट साहब और कहेंगे कि सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास जाइए, तो परिवाद को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट किया गया था उसे क्या नहीं थी उस मामले में जांच और विचारण की अधिकार था। तो किस धारा में परिवाद वापस क्यों किया गया? क्योंकि उसे जुरिडिक्शन। अब 202, परिवादी की परीक्षा हो गई, गवाहों की परीक्षा हो गई, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और कुछ साक्ष्य मिल जाता तब सही रहता तो मजिस्ट्रेट पुलिस को अन्वेषण का आदेश भी दे सकते हैं या स्वयं जांच करके साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं। तो कौन सी धारा में? 202। और अगर परिवाद फर्जी निकला, बिना आधार के निकला, परिवाद में कोई दम ही नहीं है, तो 203 के तहत परिवाद क्या होगा? डिसमिस या खारिज। लेकिन अगर परिवाद में दम है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि साक्ष्य कुछ है, तब तो भाई तलब किया जाएगा अभियुक्त को, और अगले आ जाएगा धारा 204 कि अभियुक्त के खिलाफ अब क्या होगा? आदेश का जारी होगा, या तो समन या वारंट, और अब अभियुक्त को तलब किया जाएगा, यानी कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट अपने पास क्या करेंगे? बुलाएंगे। तो ये परिवाद पर कार्यवाही की जाती है। एक एक लाइन जानना है, फिर बैक हो जाइए। आपका अंत में जो कहा गया है कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है क्या वह परिवाद मानी जाएगी कि नहीं? तो निचली लाइन क्या कहती है बेरेट की कि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। अब इसी को आपका लास्ट में अच्छे से समझना है। देखिए भाई, पहले पुलिस रिपोर्ट देखिए तब आपका आगे बढ़ा जाएगा। देखिए आपका यहाँ भी दो तीन धाराएं को रिलेट करनी है, ये नहीं कि समाप्त हो गया। पहले पुलिस रिपोर्ट देखिए। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा जो दी गई है 2R में दी गई है। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिए, किस में दी गई है आगे बताएंगे डिटेल में। पुलिस रिपोर्ट का मतलब ये हुआ जो कहा गया बैरक कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के खंड 2 के तहत मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसी को पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, यानी कि पुलिस मामले का अन्वेषण की और अन्वेषण करने के बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है, और जो रिपोर्ट पुलिस ने भेजी है उसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती हैं, या तो पुलिस, ये भी मेंस में भी आ चुका है। कितने प्रकार की पुलिस रिपोर्ट? दो। या तो पुलिस रिपोर्ट में ये लिखकर पुलिस ने भेजा है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, यानी कि साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ मिल गया, या ये लिखकर भेज सकती है पुलिस कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं, सफिशिएंट नहीं है। तो यही दिमाग लगाना है। अगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट को ये लिखकर भेजा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। चार्जशीट पुलिस ने भेजी, चालानी शीट भेजी, या आपका आरोप पत्र भेज दिया, यानी कि चार्जशीट या आरोप पत्र। याद रखिएगा, तो चालानी शीट या चार्जशीट
या आरोप पत्र कब पुलिस रिपोर्ट को कहा जाएगा? जब पुलिस ने क्या भेजा है लिखकर कि साक्ष्य पर्याप्त है कि अपर्याप्त? पर्याप्त। और जब पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट में ये लिखकर भेजा हो कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तो उसी को कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, एफआर, अंतिम रिपोर्ट, यानी कि अंतिम रिपोर्ट भी कहते हैं, एफआर भी कहते हैं, या डंप करने की रिपोर्ट। अब यहाँ यानी कि आपका मामले को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य क्या क्या है? अभाव। तो पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की? दो। पहला साक्ष्य का पर्याप्त होना और दूसरा अपर्याप्त। पर्याप्त है तो क्या कहा जाएगा? चार्जशीट। और अपर्याप्त है तो फाइनल रिपोर्ट, एफआर कहा जाता है। अब ये है कि जो पुलिस ये 173(2) के तहत रिपोर्ट भेजती है, क्या इसे परिवाद माना जाएगा कि नहीं? तो कानून ये कहता है कि ये परिवाद नहीं माना जाए। लेकिन फिर लेकिन लग गया तो कहानी न बताकर आगे ही बताया जाए। लेकिन इसका अपवाद है, और वह अपवाद जो दिया गया है धारा 2D के एक्सप्लेशन में, यानी कि स्पष्टीकरण में दिया गया। देखिए, अगर पुलिस ने किसी मामले का अन्वेषण किया और अन्वेषणोपरांत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी, और ये रिपोर्ट भेजी है कि ये मामला असंज्ञेय मामला है, तो ऐसी दशा में उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद माना जाएगा, और जो पुलिस वाले ने जो ये रिपोर्ट भेजी है उसे परिवादी माना जाएगा। फिर एक बार समझिए, दो तीन एंगल से। अगर किसी मामले की पुलिस ने अन्वेषण या तफ्तीश की, 173(2) में रिपोर्ट भेजी और ये कहा कि मामला कैसा है? असंज्ञेय। तो ऐसी दशा में अब उसे पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो माना क्या जाएगा उस पुलिस रिपोर्ट को? परिवाद। और जिस पुलिस वाले ने वह रिपोर्ट भेजी थी, अब उसे क्या कहा जाएगा? परिवाद। अब यहाँ दो टेक्निकल और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आना है। और अगर पुलिस ने किसी अपराध का अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश से किया है, तब पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट ही माना जाएगा, परिवाद नहीं। लेकिन पुलिस ने स्वतः अन्वेषण किया और रिपोर्ट भेजी किस मामले की होने की? असंज्ञेय, तब उसे परिवाद माना जाएगा। यानी कि देखिए, आपका कठिन है, कल फिर इसको शुरुआती दौर में हम बताएंगे, क्योंकि भाई नए लोगों को ये समझना बस की बात एक बार में नहीं है, ये सही बात है। कल फिर हम स्पष्टीकरण को दो तीन उदाहरण देकर बताएंगे। और बिहार एपीओ में आपका अच्छा क्वेश्चन कई बार बना है इंटरव्यू में। कल स्पष्टीकरण को फिर 5 मिनट हम डील करेंगे, और तब आपका आगे लेक्चर दिया जाएगा। बता दें भाई, एक बार आप भी पढ़ कर आइए, क्योंकि उसमें दो तीन टेक्निकल जो पॉइंट हैं वो हमें बताना है। एक बार पढ़ कर आएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा भाई।